नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अभी से सरकार बनाने की तैयारी करने की बात कहना ऐसा होगा जैसे मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना। बता दें कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है और इसमें कहीं किसी तरह का संशय नहीं है। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिस ग्रेड पे के मसले का समाधान सरकार बनने के बाद 1 महीने में कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जिले के खटीमा विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार मैदान में हैं। मतदान के बाद धामी मंगलवार को खटीमा से देहरादून लौटे। बुधवार को एक जानकारी उन्होंने देते हुए कहा कि भाजपा पहले से ही कहती आई है कि उसने इस विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत उसे मिलेगी। ऐसे में अभी भी कहीं कोई संदेह नहीं है। बूथ स्तर तक कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं से मतदान को लेकर विवरण लिया गया है और माहौल पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है। तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को लेकर अब पेड़ों का कटान अंतिम विकल्प होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वृक्षों के पर्यावरण महत्व को समझते हुए अब राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी लागू करने जा रहा है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन से वन विभाग, राज्य वन विकास निगम और वन और पर्यावरण से संबंधित संस्थानों के विशेषज्ञों का सहयोग और विचार लेने का अनुरोध किया गया है। लगभग 71% वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड में सैकड़ों की जो सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के जो कार्य हैं उसमें हर साल हजारों पेड़ विकास की भेंट चढ़ जाते हैं। तो वहीं चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माण में हजारों पेड़ों का कटान हो चुका है। पर्यावरण आंदोलनकारी पेड़ों के कटान के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे और उनकी आवाज ने केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय पर अब असर दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। पत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उनकी अध्यक्षता में 31 जनवरी 2020 की एक बैठक का जिक्र किया गया। इसमें तय किया गया था कि राजमार्गों के निर्माण कार्यों में पेड़ों का कटान अंतिम विकल्प होगा। इसके स्थान पर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो वहीं अगर आप इस गलफत में हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर आपको 500 रुपए या उससे कम में गैस सिलेंडर मिलने जा रहा है, तो भूल जाइए। दरअसल ये कहना है नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का। उनकी माने तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पार्टी की यह घोषणा केवल आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हरीश रावत और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ का कहना है कि ऐसा नहीं है। इस घोषणा का लाभ राज्य के प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने 68 पेज के घोषणा पत्र में 4 धाम का 4 काम को उत्तराखंड के स्वाभिमान से जोड़ते हुए 4 प्रमुख घोषणाओं को विशेष तौर पर जिक्र किया है। इनमें से एक घोषणा गैस सिलेंडर नहीं होगी, 500 के पार भी। और इस दौरान अब आपको बता दें कि पार्टी की इस घोषणा पर सरकार बनने से पहले ही संशय के बादल मंडराने लगे हैं। एक पोर्टल को दिए गए एक इंटरव्यू में नेता प्रतिपक्ष का साफ कहना है कि सबको इस घोषणा का लाभ दिया जाना संभव नहीं। तो ये एसटीएफ अब नशा तस्करी के धंधे के खिलाफ अब बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर कई बड़े नशे के धंधे में शामिल बड़े मगरमच्छों की कुंडली तैयार की जा चुकी है। इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ अब इनकी संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी हो रही है। और इस संबंध में पिछले दिनों ही पुलिस मुख्यालय में एनसीबी के अधिकारियों ने एसटीएफ के साथ एक बैठक कर इस रणनीति को तैयार किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ज्यादातर नशे की खेप उत्तर प्रदेश के बरेली, रामपुर, मुरादाबाद जैसी तमाम जगहों से की जाती है। इसके अलावा नेपाल से भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के जरिए यहां पर नशे की सप्लाई होती है। लेकिन पिछले कुछ समय में सिंथेटिक ड्रग ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। इस दौरान इस ड्रग का गढ़ उत्तर प्रदेश के बरेली को माना जाता है। पिछले साल ही एसटीएफ और एनसीबी ने कुछ ऐसे तस्करों को गिरफ्तार किया था जिनसे यह पता चला कि वहां पर बाकायदा हेरोइन की एक फैक्ट्री चल रही है। इन तस्करों और सिंथेटिक ड्रग के अवैध निर्माताओं पर नकेल कसने की अब तैयारी की जा रही है। और ऐसे में कम से कम 50 तस्करों की कुंडली इस वक्त तैयार की जा चुकी है। जल्द ही एसटीएफ इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है। इस दौरान एसएसपी और एसटीएफ अजय सिंह ने बताया है कि नशा तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब कुछ नई रणनीतियां बनाई गई हैं और इस पर जल्द ही कुछ बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
और इस दौरान ही उत्तराखंड में 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ही दावेदारी का दौर तेज हो चुका है। पंजाब में सीएम चेहरे पर विवाद थमा नहीं था कि अब आवाज उत्तराखंड से उठने लगी है। हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव के बाद अपने दिल की बात कह दी है। हरीश रावत ने यह साफ कर दिया है कि या तो वो सीएम बनेंगे या फिर वो घर बैठेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं होगा। और उत्तराखंड में महिलाओं को पहाड़ की धुरी यूं ही नहीं कहा जाता। घर परिवार से लेकर खेत खलियान में दिन भर खटने वाली पहाड़ की नारी लोकतंत्र की सजग प्रहारी भी है। आपको बताते चलें कि अपनी जिम्मेदारी को वो बखूबी समझती हैं। राज्य की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए हुए मतदान के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। मैदानी जिलों की तुलना में पर्वतीय जिलों में पुरुषों के मुकाबले जो आबादी सामने आई है उनमें करीब आपको बता दें कि 10 से 20% अधिक मतदान किया गया। चीन और नेपाल की सीमाओं से सटे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र का विषम भूगोल और वहां की विषम परिस्थितियां किसी से छुपी नहीं है। उस पर पलायन की मार से जूझते हुए पहाड़ के गांव और ऐसे में घर परिवार से लेकर खेत खलियान तक की जिम्मेदारी भी महिलाएं अच्छे से निभा रही हैं। इसी परिचय को देखते हुए पहाड़ के विकास के दायित्व का बोझ पहाड़ की नारी अपने कंधों पर ले रही है। साथ ही वो सीमा प्रहरी की भूमिका का निर्वाह भी कर रही है। और उत्तरकाशी के झाला जसपुर पुरौला मोटर मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पहाड़ी से हिमखंड के साथ भारी बुलडोजर गिरे और इसके साथ ही आपको बता दें एक भारी बोल्डर गिर गया है। इस दौरान ही पुरौली से लौट रहे सेक्टर मजिस्ट्रेट का वाहन इसकी चपेट में आ गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट और वाहन चालक ने भागकर किसी तरह से वहां पर जान बचाई। फिर एक दूसरे वाहन के जरिए उत्तरकाशी पहुंचे, लेकिन बुधवार को जब लोनिवी फटवाड़ी की टीम वाहन को निकालने के लिए पहुंचे तो क्षतिग्रस्त वाहन को देखकर टीम के रोंगटे खड़े हो गए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने बताया है कि गत सोमवार को गंगोत्री विधानसभा के जसपुर पुरौली मोटर मार्ग पर रात को करीब 10 बजे सेक्टर मजिस्ट्रेट सहायक अभियंता लोनिवी वापस उत्तरकाशी लौट रहे थे कि अचानक ही पहाड़ से हेमखंड और पत्थर गिरने लगे। इस दौरान वहां उनका वाहन भी इसकी चपेट में आ गया, साथ ही वाहन फंस गया और सेक्टर मजिस्ट्रेट ने और चालक ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। तो वहीं माइनस तापमान में भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान सीमाओं की चौकसी कर रहे हैं। कंधे पर हथियार और हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ रहे इन जवानों का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद हर कोई इन जवानों के साहस को सलाम कर रहा है। जवानों के घुटनों तक बर्फ भरी हुई है और वो पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताते चलें कि आईटीबीपी के जवानों का ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें वो उत्तराखंड हिमालय के आसपास 0 से नीचे के तापमान में गश्त करते नजर आ रहे हैं। जवान 15,000 फीट ऊंचाई पर पहरा दे रहे हैं और एक दूसरे के पीछे रस्सी का सहारा लेकर जवान आगे बढ़ रहे हैं। सीमा के अलावा नक्सल विरोधी अभियानों समेत कई अन्य ऑपरेशन में तैनात किए जाने वाले आईटीबीपी देश का अग्रणी अर्धसैनिक बल है और ऐसे में आईटीबीपी जवानों को अत्यधिक ठंड की स्थिति में उत्तराखंड के सीमावर्ती स्थान पर 0 से 25 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर प्रशिक्षित किया जाता है। प्रदेश में एक दिन में संक्रमितों से 7 गुना अधिक मरीज स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 271 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि 4 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई है। बताते चलें आपको कि 1422 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है और 4043 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 89,237 हो गई और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 15,182 सैंपलों की जांच की गई, जो कि नेगेटिव आई है। 13 जिलों में 271 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देहरादून जिले में 147, हरिद्वार में 24, चमोली में 23, नैनीताल में 22, पौड़ी में 13, रुद्रप्रयाग में 11, अल्मोड़ा में 9, उधम सिंह नगर में 9, बागेश्वर में 4, टिहरी में 3, पिथौरागढ़ में 3, चंपावत में 2, उत्तरकाशी जिले में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिला। और अगर कोई आपसे कहे कि 2 देशों की सीमा उसके घर के बीच से होकर गुजरती है,
तो शायद पहली बार में आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, उसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अक्सर हम अजीबोगरीब किस्से सुनते ही रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि इतनी अनोखी चीजें कैसे हो सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें सच भी होती हैं। दरअसल यूरोप का बार्ले शहर एक ऐसी ही अनोखी जगह है जहां आप एक देश में नाश्ता बना सकते हैं तो दूसरे देश में जाकर उसे खा भी सकते हैं। यही नहीं, आप एक कदम चलकर ही दूसरे देश में जा सकते हैं। जी हाँ, इस अनोखी जगह पर ऐसा ही कुछ होता है। दरअसल बार्ले शहर दो देशों नीदरलैंड और बेल्जियम में की सीमाओं के बीच बसा हुआ है। इन दो देशों की सीमाएं बार्ले शहर में मौजूद कई घरों के बीच से गुजरती है, जिसके चलते यहाँ के लोगों का एक कदम नीदरलैंड में हो सकता है तो दूसरा कदम बेल्जियम में। कुल मिलाकर बार्ले निवासी एक पल में एक देश से दूसरे देश पहुंच सकते हैं, क्योंकि दो देशों की सीमाएं तो उनके घर के बीचों बीच से निकलती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहाँ मौजूद कई सारे सामुदायिक भवन, रेस्टोरेंट, कैफे हाउस का आधा हिस्सा नीदरलैंड में है तो आधा बेल्जियम में। आपको बताते चले कि बार्ले शहर का कुछ भाग नीदरलैंड के पास और कुछ हिस्सा बेल्जियम के पास है। नीदरलैंड के पास वाले भाग को बार्ले नसाउ के नाम से जाना जाता है, जबकि बेल्जियम के पास वाले हिस्से को बार्ले हार्टोग कहा जाता है। सीमा रेखा को एक सफेद क्रॉस बनाकर चिन्हित किया गया है। कई घरों, दुकानों, रेस्टोरेंट के भीतर भी सफेद क्रॉस लगा है और कई घरों में तो बेड सफेद क्रॉस के ऊपर भी है। जी हाँ, यानी करवट लेते ही बार्ले निवासी दूसरे देश पहुंच सकते हैं। बताते चले आपको कि बार्ले शहर में हर चीज दो है, जैसे शहर के दो नाम, नगर पालिका और डाकघर भी दो है। हालांकि इन सब को कंट्रोल एक ही समिति करती है। अपने इसी अनोखेपन और दिलचस्प बॉर्डर के चलते ये शहर अक्सर सुर्खियों में है। अपने इसी अनोखेपन को लेकर लगातार चर्चा में भी बना रहता है। दुनिया भर से पर्यटक इसे देखने आते हैं और अनोखे बॉर्डर पर खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। और गूगल आज के समय में लोगों के लिए एक ऐसा विकल्प है जिस पर हर चीज की जानकारी आसानी से मिल जाती है। गूगल युवाओं के लिए रोजगार के भी कई सुनहरे अवसर लाता है और ऐसा ही एक अवसर इंदौर के इस शख्स ने कमाया है, और वो भी गूगल जैसे सर्च इंजन में लगभग 300 गलतियां ढूंढ निकालकर। पूरा मामला जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बक्स मिरर नाम की कंपनी चलाने वाले झारखंड के युवा अमन पांडे ने गूगल में ही लगभग 300 गलतियां ढूंढ निकाली हैं, जिसके लिए गूगल ने उन्हें लगभग 66 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर भी दिया है। दरअसल अमन पांडे ने इंदौर में लगभग 2 महीने पूर्व अपनी एक कंपनी की शुरुआत की है, लेकिन लगभग 2 साल से वो गूगल में छुपी हुई कमियों को तलाशने में लगे हुए थे। इसके चलते उन्होंने अभी तक लगभग 300 से ज्यादा गलतियों को ढूंढ निकाला है। बक्स मिरर नाम की अमन की कंपनी में लगभग 15 सदस्यों का स्टाफ काम करता है। उनके मुताबिक इससे पहले सैमसंग कंपनी ने भी अपनी गलतियां ढूंढने पर उन्हें इनाम दिया था। तो वहीं पर आपको बता दें कि गूगल से मिली इनाम की राशि के बारे में सवाल करने पर उन्होंने ये तो स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि उन्हें अभी तक गूगल से कितनी राशि मिली है, लेकिन उनका कहना था कि गूगल ने उन्हें इनाम के तौर पर जितना भी पैसा दिया है वे उसका उपयोग अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम में लगा रहे हैं, और साथ ही
उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें गूगल ने अभी तक कई उपहार भी भेजे हैं। अमन पांडे वैसे तो झारखंड के रहने वाले हैं और उन्होंने बीटेक भोपाल से किया है और इतना ही नहीं बल्कि अपनी कंपनी के माध्यम से वो अभी कई बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। भोपाल से बीटेक करने के बाद अमन ने 2021 में अपनी कंपनी का पंजीकरण कराया था और अमन की कंपनी बक्स मिरर गूगल एप्स और अन्य कंपनियों को उनके सिक्योरिटी सिस्टम को अधिक मजबूत बनाने में मदद करती है। अमन अपनी टीम के साथ मिलकर इंदौर में ही इन दिनों काम कर रहे हैं। अमन का दावा है कि उनकी टीम सूक्ष्मता से ही काम कर रही है, जो लगातार अन्य प्लेटफॉर्म को अधिक सुरक्षित करने में मददगार साबित हुई है। आने वाले दिनों में इसके और बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसके साथ ही उनका कहना है कि पिछले साल इस प्रोग्राम के तहत 220 सिक्योरिटी रिपोर्ट के लिए $2,96,000 का भुगतान किया गया और इस बार क्रोम वीआरपी के तहत 115 शोधकर्ताओं को 333 क्रोम सिक्योरिटी बग के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कुल $33 लाख दिए और इन $33 लाख में से $31 लाख क्रोम ब्राउजर सिक्योरिटी बग और $2,50,500 क्रोम ओएस बग की रिपोर्ट करने के लिए दिया गया। गूगल प्ले ने 60 से ज्यादा शोधकर्ताओं को $5,55,000 से ज्यादा का रिवार्ड दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि एंड्रॉइड वीआरपी ने ही साल 2021 में साल 2020 की तुलना में 2 गुना भुगतान किया है और उसमें एंड्रॉइड में एक एक्सप्लॉइट चेन का भी पता लगाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी राशि $1,57,000 का भुगतान किया है। बक्स मिरर कंपनी के संस्थापक अमन के मुताबिक उनकी कंपनी एंड्रॉइड और अन्य सिस्टम पर रिसर्च करते हैं और पिछले 3-4 सालों में ऐसे सिस्टम तैयार किए हैं जिसके माध्यम से जल्द बग्स खोजे जाते हैं और इस साल लगभग 300 के करीब बग्स को ही वो रिपोर्ट कर चुके हैं। गूगल के अलावा अन्य भी कई नामी कंपनियों की बग्स खोजकर वो रिपोर्ट कर चुके हैं। इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।